आवाज तो सुना ही होगा। जहां हम लखनऊ की बात करते हैं तो जमाल खान इज क्वाइट अ नेम इवेंट्स की, म्यूजिकल शोज की। तो एक आवाज जो हम सबको सुनाई देती है वो आपकी है। कैसे शुरू हुआ संगीत का ये सफर? चलिए, संगीत का सफर तो मेरा कर देखा जाए तो शुरुआत मेरी क्लास 8 से शुरू हुई जी। कि जब हम लोग का टाइम मिलता था तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के शुरू करा और गाते गाते ये हुआ कि लोगों ने बहुत तारीफ करी। तो पता है ना कि मैं अच्छा गा रहा हूँ तभी लोग तारीफ कर रहे हैं। तो वो एक बचपन से एक ये रहा है कि मुझे गाना करना है और मुझे बहुत लाइव जो है अपना परफॉर्म करना है। कई चीजें ऐसी दिल में रहती थी और उसके लिए लगे रहते थे। तो उसकी वजह से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी नहीं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं करी, बट ये था कि पहले तो सुन कर ही ट्राई करता रहा और धीरे धीरे ये शुरू हुआ। और फिर उसके बाद अपने फ्रेंड सर्किल में कई जगह बैठे, जैसे कहीं भी रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहाँ गाना, तो मैंने उसको बिल्कुल एक नेट प्रैक्टिस की तरह लिया। ओके। तो इससे हुआ क्या कि वो उसका फायदा मुझे बाद में काफी मिला कि इतनी ऑडियंस के सामने गाना, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो होता क्या था, जब भी किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं वहां पे हमारे फ्रेंड ने कोई भी रिक्वेस्ट करी कि यार ये एक गाना सुना दो, तो मैंने बिना झिझक गाया। और गाने में हुआ क्या कि जो और भी लोग थे अननोन, वो भी आके सुनने लगते थे हिवा। तो उससे वही एक हिवाव खुला। और धीरे 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 एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे बोला यार जब तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, गाते हो, तो क्यों ना तुम इसको प्रोफेशनली रूप दे दो। मैंने कहा बात सही है, लेकिन कोई ढंग का कोई ऐसा कोई मिले। फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन तो बहुत अच्छा नहीं था। शुरू में तो सब सुनते ही थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये यहाँ तक पहुंचेंगे, एज अ करियर ले सकते हैं। तो खैर लाइटली लिया शुरू में लोगों ने, लेकिन ये हुआ कि घर से इतना सपोर्ट नहीं मिला मेरे को। बस ये था कि बहुत अपना इसमें टाइम देते रहते थे। फिर एक बैंड था, कॉन्सर्ट म्यूजिकल ग्रुप के नाम से एक हुआ करता था। तो वो अचानक मेरा एक फ्रेंड मुझे ले गया। तो बस वही शुरुआत थी हमारी। वो आपकी लाइफ का म्यूजिकल टर्निंग पॉइंट था। तो उनके पास जब मैं गया हूँ तो उन्होंने सुना, कहने लगे कि ठीक है, बस ये है कि आपको थोड़ा सा हमारे साथ में प्रैक्टिस की जरूरत है, आप हमारे साथ बैठो। तो धीरे धीरे फिर अगर आपको शौक है तो आप आओ, फिर हम देखते हैं कि आपके अंदर कितना जुनून है इसको लेकर आगे ले जाना। जी। तो वो चूंकि मैं पैशनेट था ही, मैं इसको लेके काफी धीरे धीरे फिर उनके जाने लगा। रिहर्सल वगैरह शुरू हुई और उन्होंने एक चीज बोली कि तुम 6 महीने मेरे साथ, हम लोग के साथ प्रैक्टिस कर लो जी, उसके बाद हम एक शो में तुमको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो शुरुआती जो दौर था उसमें आपके क्या स्ट्रगल्स थे, क्या चैलेंजेस थे इसको एज अ करियर स्टैब्लिश करने में? एक्चुअली हम लोग क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड से रहे, हमारी फैमिली सारी, तो मेरे जो ब्रदर हैं या घर के और भी लोग थे, वो यही चाहते थे कि हम भी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें। तो वो मेरे लिए क्यों परेशानी का था कि मेरे ये था कि पहले हमारी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम बिजनेस में मूव कर जाए। बट ये कि वो ऐसा मेरा दिमाग जो था जा रहा था म्यूजिक की तरफ। तो होता है ना कि कभी आप डबल माइंड हो जाओ तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं करूं क्या। एक तरफ फैमिली है और एक तरफ मेरा शौक है जी। तो इस चीजों को लेके मैं काफी परेशान रहता था। बट ये हुआ कि ठीक है, मैं बिजनेस भी देखता हूँ और इसको भी देखता हूँ, साइड बाय साइड दोनों बैलेंस करता हूँ। बट जब धीरे धीरे इसमें मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया तो मुझे इसमें टाइम ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि लोकल भी शो होते थे जी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग को 4-5 दिन के लिए कहीं जाना है। तो उस टाइम पर हमारे ब्रदर जैसे बिजनेस में चाहते थे कि मैं उसमें टाइम दूं, तो वो नहीं दे पाता था। तो उसकी वजह से काफी कुछ होता रहता था कि नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि हम शो से लौटे तो रात में लेट नाइट
आए, तो उस पे भी काफी डांट फटकार सुननी पड़ती थी, अनबन होती रहती थी, लेकिन आपने अपना जुनून नहीं छोड़ा हमने। बस ये होता था कि वो जो उनका मैसेज होता था वो थ्रू मदर हमारे तक आता था कि माँ बचाती है ना, तो उन्होंने काफी, माँ ने मेरी सपोर्ट किया, हमको बचाती रहती थी। लेकिन ये था कि उन्होंने बोला कि बेटा देखो, तुमको बिजनेस में ही जाना है और ये हमारे यहाँ इस चीज को कोई अलाउ नहीं करेगा। तो हमने कहा ठीक है, जब तक चल रहा है करते हैं, फिर जब बहुत ज्यादा सख्ती होगी तो देखा जाएगा। फिर एक वो जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन होता है, वो भी था क्या आपके उसमें? हाँ, वो तो था। बट सूफी संगीत और इन सब की बात करें तो वो तो आई थिंक हर रिलीजन में, लेकिन कुछ कहीं कहीं पर ज्यादा होता है। जैसे कि होता है ना कि हम चाहते हैं कि आप करो, लेकिन हमारे रिलेटिव्स हैं, वो कुछ कहें, लोग क्या कहेंगे, तो फिर वही है, किशोर दा का एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। जी। तो अगर आप लोगों के चक्कर में रहे तो आप, मेरा ख्याल किसी भी काम में आप देख लो, चाहे इस फील्ड के अलावा कोई भी काम हो, तो लोग कहेंगे जरूर कुछ ना कुछ कि आप ये क्यों कर रहे हो, इसमें ये नुकसान हो सकता है, इसमें फायदा होता है। तो मैंने उसकी फिक्र खैर नहीं करी। हमने कहा ठीक है, मैं घर वालों को धीरे धीरे मना लूंगा। एक आध शोज वगैरह का उनको क्लिप वगैरह भी दिखाई, लेकिन किसी को ये नहीं था कि ये अगर इसको वाह करते हैं तो ये और उसमें जाएगा, जो उनका वो नहीं था। तो ये था किशोर दा की। जहाँ हम बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो किशोर दा आपके आराध्य हैं, आप उनको मानते हैं, पूछते हैं, उन्हीं के गाने गुनगुनाते हैं, उन्हीं की सिंगिंग का स्टाइल आपने अडेप्ट किया है। तो पहला कौन सा ऐसा गीत था जो आपने, या पहली बार कब आपने किशोर दा को सुना, या वो ऐसा कौन सा गाना था? आप गुनगुनाएंगे तो हमें वो भी अच्छा लगेगा। देखिए, मेरा जो सबसे पहला गाना अगर मैं कहूँगा तो उस गाने को ही, जब कभी वो ट्रांजिस्टर का दौर हुआ करता था सद रेडियो से, तो उसपे एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी, राजेश खन्ना की। तो किशोर दा का एक गाना था, चल 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 मेरे हाथी, काफी पॉपुलर हुआ था। और वो गाना इत्तेफाक से उसकी टाइमिंग कुछ ऐसी थी कि मॉर्निंग टाइम में आता था वो, तो वो लगाया जाता था इसलिए कि ये इसके कान के पास रख दो तो ये फौरन उठ जाएगा, ऐसे नहीं उठेगा। तो वो ये कहिए कि उस चीज से जुड़ना था हमको या क्या था, तो वो बहुत अच्छी लगती थी हमको आवाज। तो वो सुन के वाकई मेरी आँख खुल जाती थी, दिन की शुरुआत वहीं से हो जाती थी। तो वो गाना भी हम काफी गुनगुनाते रहते थे, गाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उस तरफ बढ़े तो फिर किशोर दा जैसे लगता रहा कि यार ये कुछ है अच्छा, तो मैं इन्हीं को गाऊंगा, ये एक दिमाग में आ गया। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बट मुझे कुछ पसंद ज्यादा ये रहे किशोर दा। तो ये मेरी शुरुआत रही बचपन से मेरी। उसके बाद फिर खैर जैसा प्रोग्राम्स वगैरह करने लगे तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया और कहा नहीं, आप ये सूट करती है आप पे आवाज, और आप इसको कंटिन्यू करो। इसी बात पे किशोर दा का एक सॉन्ग हो जाए जो आपका फेवरेट है। चलिए, मैं फिल्म पवित्र पापी से एक है किशोर दा का गया हुआ, आई होप आपको पसंद आएगा। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा
जन्म हमें कई कई बार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। अभी तक आपने कितने शोज किए हैं, लाइक नेशनल इंटरनेशनल बैंड के साथ? कहाँ कहाँ गए? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा, या किस कंट्री के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया? देखिए, इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग ओमान में हम लोग ने शो किया था। वहाँ पे हालांकि वहाँ पे पंजाबी सॉन्ग्स को ज़्यादा लाइक करते हैं। हाँ, लेकिन ये था कि ठीक ठाक वहाँ भी रिस्पांस मिला, बट जितना हमको हमारी कंट्री ने हमको दिया उतना हमें कहीं नहीं मिला, जिसकी बदौलत मैं आज इस लेवल पे आया कि लोग पहचानते हैं और एक नाम से लोगों के वो होता है कि हाँ ये जमाल जी हैं, ये किशोर दा को गाते हैं। तो मुझे लगा मैंने अपने मुल्क में मैंने ज़्यादा नाम कमाया है, आगे का तो ऊपर वाला मालिक है, बट यहाँ अभी तक जो मैं हूँ वो अपनी कंट्री के ही। तो ये सब जो शोज होते हैं, इन सब में करने में बेसिक क्या चैलेंजेस आता है? अगर जैसे आज का यूथ है, बच्चे चाहते हैं कि म्यूजिक को अपना करियर बनाएं, तो एक तो वो होता है कि उन्हें समझ नहीं आती है कि कैसे इसको एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन की तरह लें। आर्ट और म्यूजिक का जो एक कल्चर है, फ्री का बहुत वो है कि फ्री में गाने मिल ही जाते हैं सुनने, तो लोग पे नहीं करना चाहते हैं। तो किस किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ता है एज अ बैंड, एज अ? देखिए, चैलेंजेस जो आते हैं, पहली चीज ये कि हम लोग ने जब शुरू किया था तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम इससे, मतलब एक शौक था, पैसे के बारे में उतना नहीं सोचा था। लेकिन जहाँ तक फ्री में भी आपने गाने हाँ, फ्री में भी किए हैं, बहुत शोज किए हैं ऐसे जो फ्री में किए हैं, क्योंकि बस ये होता था ना कि हम कहीं शो करें, लोग अप्रिशिएट करें हमको और जाने, एक पहचान हो हमारी। आई थिंक आर्टिस्ट को एक अप्रिसिएशन का ज्यादा क्रेज होता है, सबसे ज्यादा वही था। हम लोग की जहाँ तक बात करें, जब हमने शुरू किया है 89 से, तो उस वक्त दौर भी अलग था, आज का दौर दूसरा है। दूसरी चीज ये है कि आज जो मतलब मैं यूथ के लिए कहूँगा, अगर वो इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये है कि उसके प्रति जो डिवोशन होता है वो मस्ट है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये आर्टिस्ट है, ये इस तरह कर रहा है, मैं भी करूं और मुझे भी उस तरह की इनकम हमारे जनरेट हो, हाँ, तो वो थोड़ा सा शुरू में मुश्किल होता है। धीरे धीरे आप अपने अंदर जो है ना टैलेंट, वो आप निखारो और अच्छे से। तो एक अभी फिल्म मैं देख रहा था, आई थिंक 3 इडियट थी शायद, है ना, उसमें एक चीज उसने बोली कि आप अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी। तो मेरा ख्याल, जहां तक मेरा भी सोचना यही है कि आप अपने अंदर काबिलियत अगर पैदा करेंगे तो ना पैसे की कमी है और ना ही आपके फेमस होने की कोई कमी है कि ऐसा लोग जान नहीं पाएंगे। तो ये है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए होता है, जो थोड़ा हमने देखा है कि आज के यंगस्टर्स बहुत कम है। तुरंत सक्सेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बस ये एक थोड़ी सी चीज है, जिसको हटा दें तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। जी। किशोर दा को आपने बचपन से आई थिंक फॉलो करना शुरू किया होगा, उनके गाने आप गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। तो एक जो सबसे पॉपुलर कौन सी रिक्वेस्ट आती है, लोग आपसे सबसे ज्यादा कौन से गाना गाने के लिए कहते हैं कि किशोर दा का ये गाना जरा गा के सुनाओ जो बहुत पॉपुलर है? देखिए, जहाँ तक किशोर दा के गानों के सवाल है, उनके सभी गाने बहुत अच्छे हैं, बट ये है कि कुछ गाने जहाँ पर सुनने वाली ऑडियंस होती है तो वहाँ पे अच्छा भी लगता है परफॉर्म करते हो कि हाँ यहाँ पे लोग सुन रहे हैं। तो कई बारी जैसे सैड नंबर्स हैं, जैसे आपका फिल्म शराबी से है मंजिलें अपनी जगह है, ये है, और ये आपका कुछ तो लोग कहेंगे, या जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, इस तरह के रिक्वेस्ट आती हैं। तो उसको पूरा करना ही होता है कि भाई ठीक है, अगले को ये पसंद है तो हमें करना ही करना है। तो जो सबसे पॉपुलर है और जो आपका भी पर्सनल फेवरेट है उसको गुनगुनाइए। फिल्म शराबी से आपको सुना रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आती है हम लोग के उसमें। मंजिलों
पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे, यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। ब्यूटीफुल। 70s और 80s के जो म्यूजिक का दौर था उसमें आई थिंक लिरिक्स पे ज्यादा फोकस होता था, शोर नहीं होता था गानों में, और आज का जो एक टाइम है म्यूजिक इंडस्ट्री भी उस समय जो थी और अब जो है काफी चेंजेस आ गया, बहुत सारी चीजें अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, पहले हर चीज इंस्ट्रूमेंट बेस्ड था, अब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो ये जो चेंजेस आया है, एक रीमिक्स का दौर आया, तो इसमें आपके क्या व्यूज हैं और जो ये नया ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 70s और 80s का दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पर हम लोग जो गाने सुनते थे वो इजीली हमको याद रह जाते थे। हाँ, मतलब वो लिरिक्स हमें आज भी याद है जी। और उसका इतना मीठा जो संगीत होता था वो एक्चुअली जो गीतकार ने लिखा है वो भाव उभर के सामने आते थे। वो होता है ना कि कुछ गाने आप जब सुनते हो तो हमारे कहते हैं ना कि यार ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए, लाइक आज वो चीज नहीं है। आज क्या है कि आज गाना आता है और कब चला गया पता नहीं चलता, अब तो याद भी नहीं रहता है कि ये गाना हमने सुना भी कि शोर गाता है, एक मतलब एक जो सुकून मिलता था गाना सुन के। गाना हम लोग क्यों सुनते थे? क्योंकि उससे एक सुकून मिलता था कि रिलैक्स होते थे जी, अलग दुनिया में ले जाता था, और जो पूरी दिन भर की जो भी थकान और सारी चीजें उससे रिलैक्स हो जाते थे। लेकिन आज वो नहीं, आज हम सुनते हैं तो और हम ज्यादा शोर सुन के और हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, माइंड हमारी और डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या है कि आज के जो गीत है, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें भी लोग कुछ ना कुछ मेहनत तो कर ही, एक अलग स्टाइल है और यंगस्टर्स को पसंद भी है। तो लेकिन जो मिठास उन गानों में थी आज वो नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज रिमिक्स का दौर है उसमें हमारे 70s, 80s और 90s के गानों को जो रिमिक्स करके उनके साथ जो मैं कहूँगा वो एक नाइंसाफी है, रीमिक्स नहीं करना चाहिए उन गानों के साथ स्पेशली। तो बस एक यही मेरी शिकायत क्या है, बल्कि एक अपनी सोच है हमारी। आई थिंक ये हम सब फील करते हैं क्योंकि वो जो ओरिजिनल बना हुआ है, वो जो एक रीमिक्स है, उसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। रिक्रिएट मत करो जी। अगर आपको इस तरह के जो डांसिंग नंबर बनाने भी हैं तो आप अपना खुद की कुछ क्रिएशंस होनी चाहिए ना, कि हम अपना कुछ कर रहे हैं कि उसमें चल रहा है लता जी और बीच में वो डीजे भी इसमें मिक्स हो गया तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। जी। बॉलीवुड की जहां हम बात करें, आपने लखनऊ में बहुत सारा काम किया है, शोज वगैरह भी आप करते आए हैं। आई थिंक कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी आपने गाने गाए हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बॉलीवुड का जहाँ तक सवाल है, हमारे समीर जी तो ऐसे इंसान हैं जिनको सभी जानते हैं। समीर अंजान बॉलीवुड के बहुत ही सक्सेसफुल लिरिसिस्ट हैं
तो उनके साथ चूंकि हम लोग ने कुछ लाइव शोज किए, फर्स्ट टाइम लखनऊ आए थे वो, तो उनको ये था कि हम लोग एक सफरनामा करेंगे जिसमें हम उनके फादर अनजान साहब थे जिन्होंने गाने लिखे, तो ज्यादातर किशोर दा को लेके उन्होंने और अमिताभ बच्चन, ये कॉम्बो रहता था। अच्छा। तो जब वो फर्स्ट टाइम हमसे मिले तो कहने लगे कि यार आपने जो अपना गेटअप बनाया हुआ है वो अमिताभ बच्चन का है, गाते आप किशोर कुमार को, तो हम चाहते हैं कि कुछ किशोर दा के गाने जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची, अमिताभ के लिए जो गाने किशोर दा ने लिखे हैं, तो वो गाने फिल्म कालिया से काफी गाने थे और महान में और कई फिल्मों में, तो वो किशोर दा ने गाए हैं अनजान साहब के लिए। तो वो गाने उन्हीं ने स्पेशली डिजाइन किए कि ये हम लोग लाइव शोज में करेंगे। फिर उन्हीं ने ज्यादातर समीर जी ने कुमार सानू के लिए बहुत गाने लिखे हैं, मतलब मैक्सिमम गाने, और उनके 99% जो है हिट सॉन्ग्स हैं। कोई भी आप गाना उठा लो तो आप ज्यादातर देखोगे कि समीर जी का लिखा हुआ है। तो वो उन्होंने एक ये रखा था सफरनामा। सफरनामा मतलब कि अनजान जी से लेके और समीर जी तक का वो एक सफरनामा। तो वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया था, तो उसमें हम लोग ने हमारे बैंड जो कि द वॉयलेंट इंटरनेशनल बैंड के नाम से मशहूर है, तो वो पूरा बैंड हम लोग साथ में उनके काफ़ी शोज किए, उनको बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने एक हमसे कहा कि जमाल मैं आगे कोई फिल्म के लिए मैं तुमको चांस दूंगा एक कि तुम उसको हमारे लिए गाओ, और कोशिश ये करूंगा कि अगर कोई गाना ऐसा होता है जो बच्चन साहब पे फिल्म आ गया है तो वो और अच्छा लगेगा। तो हमने कहा सर आपने मेरी दुखती नस को पकड़ लिया। तो इनफैक्ट उन्हीं ने हमसे एक कमिटमेंट भी किया कि मैं कभी भी बॉम्बे तुम्हें बुलाऊंगा तो बच्चन साहब से स्पेशली तुम्हें मिलवाऊंगा, क्योंकि उनसे हमारे फैमिली टर्म्स हैं जी। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो कहा नहीं, हालांकि उनके साथ अभी हम लोग ने शोज किए बॉम्बे में भी, अहमदाबाद भी, और फिर उन्हीं ने वहीं पर उदित नारायण जी के साथ स्टूडियो में कुछ पुराने गाने जैसे धड़कन फिल्म का गाना उदित जी के साथ हमारे साथ गवाया है, जो कुमार सानू ने गाया है इनफैक्ट, तो वो उनके साथ हमने परफॉर्म किया वहाँ पर। फिर 2 गाने उन्होंने हमारे लिए लिखे थे जो वहीं रिकॉर्ड किए हैं। आपके जहन में कभी ये नहीं आया, जैसे लोग जनरली जिनका सपना होता है एक्टिंग करने का या सिंगिंग करने का, तो सबसे पहले वो शहर छोड़ते हैं, बॉम्बे की तरफ कूच करते हैं कि बॉम्बे जाएंगे, हब है वहाँ पे स्ट्रगल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चांस मिल ही जाएगा, मतलब वो एक सपना होता है कि मुझे, तो आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं भी लखनऊ छोड़ के जाऊँ? और देखिए मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपना लखनऊ छोड़ के जाऊं, क्योंकि देखिए वहां पर स्ट्रगल तो ठीक है सभी करते हैं, आज भी लोग कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल है वो भी आज स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो मेरा मानना ये था कि हम अपना काम यहीं करते हैं, और अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो कहीं ना कहीं किसी की निगाह हम पर आएगी, तो हो सकता है कि हम आ जाएं। और हम सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। मेन चीज ये थी, तो बड़ा लगाव रहा है हमें, और ये था कि मैं जाऊं वहां काम करके फिर यहीं वापस आऊं, बट ये नहीं था कभी कि मैं वहीं सेटल हो जाऊं और वहीं पे अपना रह के ही करूं। हालांकि लोगों ने किया है, और कुछ हमारे सामने एग्जांपल ऐसे भी आए, वो हो सकता है इसी वजह से आए कि मैं यहीं रह जाऊं। सब चीज छोड़ के गए, कुछ हुआ नहीं, वापस आए, टाइम भी चला गया, और उनके जो स्थिति थी वो उससे और खराब हो गई। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई मेरी समझ से ऐसा कदम ना उठाए जो हमें लग रहा है कि हम अंधेरे में जा रहे हैं। आई थिंक यंगस्टर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब उनको बॉलीवुड का करियर समझ आता है तो पहला यही जहन में आता है कि घर छोड़ो, फैमिली छोड़ो, वहां जाओ, वहीं पे स्ट्रगल करेंगे। मेरी जहाँ तक सोच है, और मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं कि हमारा एक कदम अगर जम जाए देन हम दूसरा अपना स्टेप आगे बढ़ाएं, वो ज्यादा सही है, सेफ है, क्योंकि आप भी उसमें परेशान होते हो, फैमिली भी परेशान होती है, सभी चीजें हैं। तो अगर आप के अंदर टैलेंट है तो आप उसको वहीं यहाँ बैठ के भी नहीं, आप देखिए हुआ ना एक टाइम ये आ गया कि आज बॉलीवुड जो है हमारा यूपी की तरफ बिल्कुल, अब फिल्म सिटी यहाँ बन रहा है, तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। 50% मूवीज जो हैं लखनऊ में शूट होती है जी, तो एक दौर आ गया ना भाई। एंड आई थिंक एक बार जब नोएडा फिल्म सिटी आ जाएगी तो फिर मैक्सिमम फिल्म्स यहाँ पे होने लगेंगे, से और फिल्म सिटी से इसी तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे।
तो हमें लगता है कि जो मेरी सोच थी, अब उसको कैसे लेते हैं लोग वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि मेरी सोच यही थी कि आप यहाँ रह के अपने यहीं पे काम करो, यहीं पे काम करें। और एक जो आपने कहा कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पे तुरंत पैसा नहीं मिलेगा। नहीं पैसा। तो रियाज की जहाँ बात करें, आप दिन में कितना रियाज करते हैं, या जैसा कि आपने बताया कि आपने प्रोफेशनल सिंगिंग नहीं की है, जी। फिर भी आपने सीखा और अपने वॉइस को उस लेवल तक ले गए, तो वो कैसे किया वो बताएं। मेरी कोशिश, देखिए मैं बहुत ज्यादा टाइम एक बैठ के कहते हैं ना कि एक मैं रियाज करता हूँ, तो वो नहीं, मैं जब अपने मेरा बिजनेस है उससे जब लौटता हूँ तो उसके बाद मेरा एक काम ये होता है कि मैं अपना म्यूजिक अपना सुनता हूँ, मैक्सिमम सुनने की कोशिश करता हूँ कि जितना हम सुनेंगे उतना हम उसको कर पाएंगे। तो काफी सुनता हूँ और उसके बाद हमारे पास पूरा कैरोके सिस्टम है, उसमें अपने आप को सुन के रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको देखता हूँ कि इसमें क्या कमी है, सुरताल ऊपर नीचे है क्या है, जो भी कमियां। और मेरी कोशिश ये रहती है कि हम जब भी परफॉर्म कर रहे हो तो हम लोगों से पूछ लेते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर जो कमी है, हमारे अच्छे लोग वो हैं जो हमारी कमी को निकालें। तारीफ तो करते ही है लोग, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन तारीफ से खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश उससे होना चाहिए जो हमारी कमी निकाले। तो ये चीज हमने अपने उसमें उतारी है लाइफ में। तो ये रहता है कि हम, और हमारे कल्चर ऐसा हो गया है कि अब शाम को जब हम अपना म्यूजिक करते हैं तो मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, तो उन्हें भी म्यूजिक का शौक है? बहुत आई थिंक जीन्स में ही है म्यूजिक। और अब ऐसा हो गया है कि मेरी वजह से कई एक ऐसा हुआ कि मेरे भतीजे हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। वो सब में क्या हुआ कि वो ट्रांसफर हुआ धीरे धीरे। वो जब फैमिली में एक इंसान करता है तो अगले को रोल मॉडल मिल जाता है, आई थिंक, और वो रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको नहीं मना किया गया तो फिर होता है कि चलो चाचा कर रहे हैं या मामा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो दौर, हम लोग का जो दौर था वो भी दूसरा था, आज दूसरा दौर है। आज पेरेंट्स भी कहते हैं कि ठीक है, बच्चे की खुशी है इसमें, और लोग उसको बढ़ावा भी देते हैं। आई थिंक एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया, जितने सारे म्यूजिकल शोज आने लगे इंडियन आइडल से लेके, तो इससे भी काफी अवेयरनेस आया। म्यूजिक को एज अ करियर, म्यूजिक से नेम फेम सब मिलने लगा लोगों को, पैसे भी मिलने लगे। वो समय नहीं था, दौर में नहीं, जो हम लोग को उस टाइम नहीं मिल पाया। बट ये हुआ था कि एक हमको बहुत अच्छा ब्रेक मिला था, तो जी टीवी पर एक आता था सारेगामा, जिसमें सोनू निगम जी होते थे, और आदेश श्रीवास्तव और अनुराधा जी थी, ये सब थे। तो उस टाइम मेरे लिए कॉल आया था, तो वह मैं गया भी था इनफैक्ट एक ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के बाद बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम कॉल लेटर आपके पास आएगा और आप आ जाइएगा। ठीक है, मैं लखनऊ आ गया वापस, उसके बाद फिर आया और लेटर भी आया, मैं गया और उसकी रिकॉर्डिंग थी। और उसके बाद अचानक ये हुआ कि जब मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई और वो शो को आना भी था, वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होना था, तो उस टाइम पे ऐसे घर कॉल करी मैंने, तो पता चला कि मेरी मदर की बहुत सीरियस कंडीशन है, वो हार्ट पेशेंट थी। तो उस वजह से मुझे बोला गया कि तुम जैसे भी हो फौरन वापस आ जाओ। तो जब यहाँ वापस आए तो उनका जो अपना टाइम था उस हिसाब से उन्होंने फिर किसी और को सेट किया। फिर करने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर कोई ऐसा वहाँ से चांस नहीं मिला। तो वो एक था कि हाँ, तो उसके बाद खैर मैंने कोई उसके लिए ट्राई नहीं किया, इंडियन आइडल वगैरह के लिए भी ट्राई नहीं किया। एक आध बार ऐसे ही हुआ कि जजेस की जरूरत थी, तो उसमें मुझे यहाँ पे लखनऊ में ऑडिशंस थे, उसमें मुझे बुलाया गया था, उसमें एक आध परफॉर्म भी करा। बट फिर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस तरह के रियलिटी शोज में आऊँ। तो आज खैर आज यंगस्टर्स को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली है कि अपने आप को अपना टैलेंट दिखाने की। जी, किशोर दा ने सबसे ज्यादा गाना अमिताभ जी के लिए गाए हैं, और आपके किशोर दा भी फेवरेट है और अमिताभ के भी आप बहुत बड़े फैन हैं। कहीं ना कहीं आपने उनके लुक्स, उनके हेयर स्टाइल को भी अपने पर्सनैलिटी में उतारा है। तो एक कोई खूबसूरत सा गाना हो जाए जो अमिताभ के लिए किशोर जी ने गाया गया। ऐसे तो बहुत है, कोई आपका फेवरेट हो बताइए तो मैं। आई थिंक पग घुंघरू बांध के अगर वो करें। चलिए मैं गा देता हूँ, हालांकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सॉन्ग है, डिफिकल्ट सॉन्ग है और म्यूजिक
के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप ने कहा तो मैं थोड़ा जरूर सुनाऊंगा। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल, के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके रे, के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। वाह, आई मस्ट से ना सिर्फ ही आपकी पर्सनैलिटी और हेयर स्टाइल, आपकी आवाज़ भी कहीं ना कहीं अमिताभ जी से मिलती है। वो जो हस्कीनेस एक उनकी आवाज़ में है, वो बिल्कुल ही आपकी भी आवाज़ में वो बहुत ही बेहतरीन था। सो आगे आपके क्या प्लान्स है? म्यूज़िक तो आप परस्यू कर ही रहे हैं, मुझे लगता है 80-89 से आप कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी स्टैब्लिश भी कर लिया है, इंटरनेशनल शोज़ भी किए हैं। आगे आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? आगे मेरा प्लान जो है वो, पहला तो मेरा एक ड्रीम है कि एक ऐसा शो मैं करूं जिसमें बच्चन साहब वहाँ पर हों जी, और उनके गाए हुए गानों को मैं परफॉर्म करूं। पहला तो मेरा ड्रीम है। ओके। दूसरा ड्रीम ये है कि मैं प्लेबैक करूं बच्चन साहब के लिए जी। और बाकी ये है कि जो शोज हम कर रहे हैं उस शो में जो हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो ना कि फिल्म के लिए, तो देखिए फिल्म के लिए हम अभी आपसे जैसा बताया हमें मारूफ मिर्जा साहब डायरेक्टर हैं, उन्हीं ने भी मुझको अभी एक ब्रेक दिया है, आई थिंक वेब सीरीज में जी हाँ। तो बस ये है कि इसमें मैं कितना सक्सेसफुल होता हूँ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो एक तो अब ये वैलेंटाइंस मंथ है जी। और यंगस्टर्स भी लव और उस पे काफ़ी वो है, तो किशोर दा का वैसा कोई लव सॉन्ग हो जाए जो आपके जहन में है, या जो आप हमेशा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, या जिसकी रिक्वेस्ट ऑडियंस से हमेशा आती है कि ये एक लव सॉन्ग है जो सुनना चाहेंगे लोग? देखिए, लव सॉन्ग्स की बात करें और यंगस्टर्स की बात अगर करें तो वो तो फिर वही चलता है, तैनू में लव करता तो वहाँ पर शायद हमको नहीं पूछा जाता है। बट ये है कि हाँ, ऐसे लव सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं किशोर दा के भी, क्योंकि 1980s में भी ऐसा नहीं होता है कि लव सॉन्ग नहीं होते थे। लव सॉन्ग्स आई थिंक उस समय ये वैलेंटाइंस डे का कल्चर नहीं था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गाने ऐसे हैं जो हम दे सकते हैं उसके लिए। ऐसे बहुत सारे गाने हैं किशोर दा के, जैसे दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, या तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये इस तरह के गाने हैं। ये सुनाइए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तेरा मुझसे
है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपकी आवाज में हर तरह का फ्लेवर है, मतलब एक जो होता है ना इजीली हर तरह के जॉनर्स में आपकी आवाज अडेप्ट हो जाती है। तो इट वाज लवली हैविंग यू। आई एम सो ग्लैड कि आप टाइम निकाल के आए एंड यू शेयर्ड सच प्लेजर कि आपने हमें ये मौका दिया। मैं उसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे भी हमें ऐसा मौका मिले। बिल्कुल, विल डू जैमिंग सेशन एट वोकटेल स्टूडियो एंड हियर्स विशिंग यू द बेस्ट फॉर ऑल योर बॉलीवुड ड्रीम्स। होप टू सी यू विद अमिताभ बच्चन ऑन स्टेज एंड प्लेबैक सिंगिंग एंड good luck for everything. Thank you so much.